तो त्रिकोणीय मुकाबला है जरूर, लेकिन बीजेपी का साथ हो जाने से ये जो जदयू का जो है वो एज उनको मिल रहा है और वो थोड़े से हमको लगता है कि मेरी नजर में शायद बेहतर पोजीशन में है। थैंक यू। मोदी प्रधानमंत्री मोदी सरकार के रीजन में जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम हुआ है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, ऊपरी लेवल पे हो, वो बहुत ही अच्छा। तो नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है उसका भी इम्पैक्ट नजर आता है महिलाओं में? बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो बहुत ही इम्पैक्ट नजर आता है, इसलिए कि डोमेस्टिक वायलेंस के, मैं आपसे स्पेसिफिक एक केस पूछना चाहता हूँ, क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हो रहे हैं? बिल्कुल कम हो रहे हैं, इसलिए कि जब शराबबंदी जब से हुआ है, उस पर कंट्रोल हुआ है, तो उसमें महिला, खास करके महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि वो इस कम से कम प्रताड़ित होती है। मैं इस वक्त जहां पर हूँ वो पूर्णिया सिविल कोर्ट है और ये बार एसोसिएशन में यहाँ पर वकील बैठे हुए हैं। आज भी इस देश में जब किसी आदमी को कोई भी परेशानी होती है तो एक शब्द का उपयोग करता है, एक सेंटेंस बोलता है, आई विल सी यू इन अ कोर्ट। और उस कोर्ट के अंदर जो दोनों पक्षों के लिए मुकदमा लड़ते हैं वो इस देश का एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता। आइए हम कुछ अधिवक्ता संघ में बैठे हुए लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे पूर्णिया में चुनावी सरगर्मी के अलावे मुख्य मुद्दे क्या हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह हुआ। सर, इस बार पूर्णिया में अधिवक्ताओं के लिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे? देखिए, अधिवक्ता भी नागरिक हैं और नागरिक की हैसियत से यहाँ जो मुख्य मुद्दा है, एक तो जो सड़क, बिजली, जो आम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हैं, उसमें कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। सड़कें तो निश्चित रूप से अच्छी हुई हैं, साफ सफाई में और काम करने की जरूरत है। और एक बहुत जबरदस्त मुद्दा यहाँ के जो सिविल सोसाइटीज के द्वारा उठाया जा रहा है विगत एक आध साल से, हमको लगता है बल्कि 2-3 साल से कह सकते हैं, वो हवाई अड्डा के निर्माण का है, हवाई सेवा शुरू करने की है। तो हवाई सेवा के लिए चुनापुर में जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, उसी के बगल में जमीन दी गई है। जमीन, पहले तो जमीन के को एक्वायर करने में लिटिगेशन आया, उसका समाधान हो गया। फिर जो निकास होगा, जो रोड है, उस रोड में जैसे कि जानकारी है उल्टे तरफ से दे दी गई विमानपत्तनम को, तो उसमें ऑब्जेक्शन हो गया। तो फिर उसको लेकर के कहा जाता है काफी पक्ष प्रतिपक्ष की बातें हो रही हैं उसमें, और लंबे समय से जो हवाई सेवा शुरू करने की बात है, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यहाँ। उसके बाद में जो हम लोग एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट के लिए एक मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है, वो है हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना की। जब बिहार और झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में, रांची में एक बेंच हुआ करता था पटना हाई कोर्ट का। तो चूंकि ये जिला बहुत पुराना है, ये 250 साल से ज्यादा पुराना है पूर्णिया जिला, और यहाँ ये मांग काफी दिनों से है कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। तो ये जो सीमांचल का इलाका है और काफी दूर दूर तक लोगों को सुविधा होगी न्याय मिलने में, तो हम वकीलों के लिए तो ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी, और इसका रास्ता पार्लियामेंट से होकर बनता है। पूर्णिया का इंटेलेक्चुअल समाज एज अ प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखता है? कितने प्रतिशत आप लोग उनको रैंकिंग देंगे अगर उनके कार्यों को देखा जाए? और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संवैधानिक, अब 2 नई आ गई है, भारतीय न्याय संहिता भी आ गई है, तो इन सब दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वो उसको आप कैसे देखते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो मोदी सरकार है, अभी हाल में हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी तारीफ की है। क्योंकि आपका जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट क्या कहेंगे कि नया जो लॉ आया, पुराने को निरस्त करके जो 1840, 1872 वगैरह के लॉ थे, उसको चेंज करके जो नया लॉ आया है, उसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि सालों साल जो मुकदमा चलता है अब शायद नहीं चलेगा, उस पर अंकुश लगाया जाएगा, उसमें टाइमलाइन फ्रेम किया हुआ है। तो
चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा है कि भारत बदल रहा है और प्रोसीडिंग तेज हो जाएगी। जी प्रोसीडिंग फास्ट हो जाएगी, लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का। और इंटेलेक्चुअल होने के नाते जो विदेशों में जो मोदी की धमक है और भारत की जो धमक है, तो उसको जान करके बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि महंगाई है, तो महंगाई तो विकास के साथ जुड़ा हुआ है। लोग महंगाई के लिए हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन आप विकास करेंगे तो महंगाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न। यहाँ पर 3 पार्टियों की राजनीति हो रही है। आरजेडी, निर्दलीय लड़ रहे हैं पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा। चूंकि वर्तमान सांसद हैं, उनके बारे में मैं अधिक प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या यहाँ के लिए कुछ उन्होंने किया है? देखिए, जहां तक शहर की बात है, सबसे पहले आप ये जानिए कि संतोष कुशवाहा जदयू से आते हैं और जदयू के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, तो लंबे समय तक अलग रहा। तो ऐसा नहीं है कि संतोष कुशवाहा ने कुछ किया नहीं है। संतोष कुशवाहा जी ने किया है, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें सड़क वगैरह का निर्माण कराया है। बिल्कुल कनेक्टिविटी पर काम किया है उन्होंने। लेकिन एज ए मतलब नागरिक, पूर्णिया के नागरिक होने के नाते जितनी अपेक्षाएं उनसे थी, उस पर वो खड़ा नहीं उतरे हैं। ये बात भी सही है, लोगों के अंदर सुगबुगाहट है इन चीजों की। और अभी चूंकि वो बीजेपी के साथ हैं, तो हमको लगता है कि पल्ला उन्हीं का भारी है और बीजेपी के जो वो कैडर वोट्स हैं या जो वो शिफ्ट उधर होंगे। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि ये जो तीनों कैंडिडेट हैं, आपने सही कहा, त्रिकोणीय मुकाबला है निश्चित रूप से। पप्पू यादव भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं और उधर राजद की जो कैंडिडेट है बीमा भारती, वो उनको भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है जरूर, लेकिन बीजेपी का साथ हो जाने से ये जो जदयू का जो है वो एज उनको मिल रहा है और वो थोड़े से हमको लगता है कि मेरी नजर में शायद बेहतर पोजीशन में है। थैंक यू सर। 26 का चुनाव बताएगा। ये तो मैं 1 तारीख को ओपिनियन पोल भी दूंगा। मैम, आप बात करेंगे ना महिला सशक्तिकरण और दूसरे मैटर पे? महिला है मैम, आपको बात करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी टर्मिनोलॉजी है जिस पर वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैम, किरण कुमारी। मैम, प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं या जिस पे वो बात करते हैं, आप देखती हैं कि वो उसको ग्राउंड पर वो तब्दील कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के विजन में जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम हुआ है। थोड़ा सा लाउड बोलिए, शोर बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के विजन में जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम हुआ है, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, ऊपरी लेवल पे हो, वो बहुत ही अच्छा। तो नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है, उसका भी इम्पैक्ट नजर आता है महिलाओं में? बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो बहुत ही इम्पैक्ट नजर आता है, इसलिए कि डोमेस्टिक वायलेंस के, मैं आपसे स्पेसिफिक एक केस पूछना चाहता हूँ, क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हो रहे हैं? बिल्कुल कम हो रहे हैं, इसलिए कि जब शराबबंदी जब से हुआ है, उस पर कंट्रोल हुआ है, तो उसमें महिला, खास करके महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है कि वो इस कम से कम प्रताड़ित होती है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों के पास ही डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई भी केस हो, तो आना तो आप ही के पास है, मुकदमा तो आप ही को लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज सर, ये बताइए कि आपके लिए चुनावी मुद्दे इस बार लोकसभा में क्या क्या संभावित हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट तो सबसे प्राइम फैक्टर होता है, और जहाँ तक यंगस्टर हैं, तो यंगस्टर की जो अपेक्षा होती है तो वो है कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और जो अपने एरिया का जो एक जो नेसेसिटी है, जो नेसेसिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी फुलफिलमेंट होना चाहिए। कितना नंबर देते हैं डेवलपमेंट पे करंट गवर्नमेंट को वर्सेस कांग्रेस? नहीं, वर्सेस कांग्रेस तो डेवलपमेंट पे तो रेटिंग यदि आउट ऑफ 10 पूछा जाए तो मैं जरूर 9 जरूर दूंगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में तो 2 ही पार्टियां हैं टेक्निकली, एक महागठबंधन, एक एनडीए। आउट ऑफ 8 मतलब आउट ऑफ 10 में 8-9 मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी भी ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हुई है।
अच्छा, यहाँ पर पूर्णिया में आप लोग किस प्रकार के सांसद चाहते हैं? नाम नहीं पूछ रहा हूँ किसको आप लोग वोट करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि वो क्या करे आप लोगों के लिए। हम लोगों के लिए क्या मतलब है, एक जो सिटीजन की जो एक नेसेसिटी होती है उसको फुलफिल करें, जो डेवलपमेंट होता है उसको फुलफिल करें, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों बात तो संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव और बीमा भारती में से आपको कौन लगता है कि बेटर कर पाएगा लिटरेसी के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से? इंटेलेक्ट के हिसाब से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, और जहां तक की है कि अभी जो करंट पोजीशन है वो तो आप ग्राउंड लेवल पे जब आप सर्वे करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, और चुनाव से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जो अपने शहर के लिए सही काम करे तो वो ज्यादा अच्छा रहे। चलिए घुमा फिरा के पूछते हैं, मोदी फैक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, मोदी देश के लिए तो मोदी फैक्टर सही है, मोदी जी तो देश के लिए सही है, बस ग्राउंड लेवल पे जो वो देखना जो यहाँ पे एमपी कैंडिडेट है वो अपने आप को कितना खरा उतार पाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और बस चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद उनका क्या रोल होता है उस चीज को वो कितना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस फैक्टर को सोचते हुए लोग वोट करते हैं। तो वही चीज यहाँ नहीं हो पाता है कि लोग वोटिंग तो कर देते हैं, लेकिन वोट के समय में तो सारे वादे आते हैं पूरे, लेकिन बाद में वो पूरा हो पाता है कि नहीं, ग्राउंड लेवल सफल हो। तो उस चीज को कौन कैंडिडेट एमपी कैंडिडेट कितना फुलफिल कर पाएंगे उस पर डिपेंड करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। तो एक समीकरण जो यहाँ से पता चल रहा है, फैक्टर है मोदी फैक्टर, पर क्या वो ट्रांसफर होगा वोट्स में, वो हम आगे देखेंगे। हमारे साथ एक और अधिवक्ता है, क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार डावर। संजय सर, इस बार एडवोकेट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे? इंटेलेक्चुअल समाज जो पूर्णिया का है वो किस प्रकार से वोटिंग करेगा पूर्णिया लोकसभा में? पूर्णिया में अभी तक जितने भी सांसद हुए हैं जी, जो भी चुने जाते हैं उनकी ओर से हमारे पूर्णिया में खासकर लाइब्रेरी में कुछ न कुछ भवन के रूप में उनका कंट्रीब्यूशन होता रहा है। वर्तमान में संतोष कुशवाहा जी हैं, उनका भी एक भवन है बना हुआ, जिसमें बहुत सारे अधिवक्ता, सामने की ओर जो भवन है वही है। अच्छा, वो सामने वाला। जी, बोर्ड लगा हुआ है उस पर, उन्हीं के द्वारा है, जिसमें अभी भी 100-200 वकील साहब बैठे हुए हैं। पहले भी जो सांसद हुए उन्होंने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, अधिवक्ता का डेवलपमेंट हो, उसका रहन सहन हो और कैसे उसका विकास हो। इसके अलावा अधिवक्ताओं के किसी भी अन्य समस्याओं को तो कभी सुना नहीं गया या उस पर कोई जोर नहीं दिया गया। खास में पूर्णिया के लिए सभी अधिवक्ताओं का एक खास मांग है कि यहाँ उच्च न्यायालय की खंडपीठ हो, जो एक बार पूर्व में काम कर चुकी है, बीच में रुक गया। एक सर्किट कोर्ट ही हो, महीने में, सप्ताह में एक ही दिन हो, 2 ही दिन हो, तो यहाँ से 300 किलोमीटर वैसे क्लाइंट को, वैसे गरीब लोगों को जो पटना जाने में असमर्थ हैं, वहाँ जाकर अपनी बात हाईकोर्ट में नहीं रख सकते हैं, ये खास मांग है। और अभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जिसमें राजेश रंजन जी हैं, संतोष कुशवाहा हैं, बीमा भारती है, सभी लोगों को हम लोगों ने यही कहा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ अति शीघ्र आप लोग दिलवाने का प्रयास करें, जिससे क्लाइंट को और वकील दोनों को सुविधा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चेंजेस लेके आए हैं आईपीसी और इन सब में भारतीय न्याय संहिता जो आई है, जिसको लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब शायद संभवतः केसेस का निपटारा जल्दी हो जाए, कैसे देखते हैं आप इसको, भारतीय न्याय संहिता के बारे में? ये जो तीनों बुक आ गई है, ये क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है या न्याय संहिता है, ये सब जो है पुराने चीजों को सेक्शन में नया परिवर्तन कर और खास कर सोशल मीडिया या जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार न्यायालय काम करे, इस हेतु ये तीनों चीज बनाया गया है, जिसमें व्हाट्सएप से लोग को मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप पर ही समन हो जाएगा, एसआर अटैच्ड हो जाएगा, व्हाट्सएप पर ही गवाही हो जाएगी, वीडियो पर ही संभव होगा। इन सब चीजों के लिए तकनीकी व्यवस्था मूलभूत रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोगों का वो डेवलप करना होगा। उस तरह का डेवलपमेंट अभी निचली अदालतों में नहीं हो पाया है, जिस पर यदि सारा कार्य होता है तो ये नई तीनों जो पुस्तकें हैं, कानून है, ये जरूर सराहनीय है और सबों के हित के लिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।